नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रुप 4 की जो वैकेंसी निकली हुई है, इसमें एक विषय रखा गया है हमारा MPGK। तो MPGK के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। आज हमारी पहली कक्षा है MPGK की। तो जितने भी विद्यार्थी मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सबसे उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ग्रुप 4 के लिए जिस प्रकार के क्वेश्चन MPGK से आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और बहुत बढ़िया किस्म के, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की क्लास हमारी डेली लग रही है। CPCT के लिए हम निरंतर प्रयासरत है ही सही। उसी में अब एक और कड़ी हम लोग जोड़ रहे हैं मध्य प्रदेश GK की। मुझसे आप GK पढ़ के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बुक से ज़्यादा ही कुछ अचीव किया है, क्योंकि मैंने GK को भी पढ़ाया है, GK को मैंने महसूस किया है और बचपन से भी जो मेरा पसंदीदा विषय है वो GK ही रहा है। ऑफलाइन बेसिस में मैं सभी में मध्य प्रदेश GK ही अक्सर पढ़ाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि हमारे ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। वर्ष 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस फिल्म अभिनेत्री, पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा, निम्न में से किस फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा। इसमें विकल्प आपको दिए गए हैं, आशा पारेख दिया हुआ है, जया बच्चन दिया हुआ है, नूतन दिया हुआ है और उसके अलावा दिया हुआ है हेमा मालिनी। तो इन अभिनेत्रियों में से उस अभिनेत्री का आपको पहचानना है जिसका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसका संबंध किसी न किसी प्रकार से कहाँ से है, मध्य प्रदेश से है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, जया बच्चन हो जाएगा। जया बच्चन को हम सभी लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन की ये वाइफ हैं और कभी खुशी कभी गम मूवी में इन्होंने अपना अभिनय भी किया है और ना जाने कितनी अनगिनत मूवियाँ हैं जहाँ पे इन्होंने अपना अभिनय किया है। इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल से है और इनके पिता से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्योंकि इनके जो पिता थे लेखक थे, कवि थे और एक अच्छे पत्रकार थे, जिनका नाम था तरुण कुमार भादुड़ी, जिनके नाम पर मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारिता में एक पुरस्कार भी दिया करती है। तो ये कौन थी, जया बच्चन थी, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। इसीलिए शायद अमिताभ बच्चन का सबसे पसंदीदा शहर मध्य प्रदेश का भोपाल है, जहाँ पे उन्होंने अपनी कई सारी मूवियों की शूटिंग भी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन कई बार ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखिए करंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2017-18 को किसने जीता है। विकल्प है आपके सामने, तमिलनाडु है, विदर्भ है, कर्नाटका है और दिल्ली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 17 और 18 के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदर्भ हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन अभी का आ सकता है कि इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी, इस बार जो रणजी ट्रॉफी है वो किस प्रदेश के द्वारा जीती गई है। तो ये हमारे लिए गौरव का एक क्षण था कि पहली बार हमारे मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी को जीता है और उस टीम को हराया है जिसने सबसे ज़्यादा बार रणजी को जीता है। जी हाँ, मुंबई की टीम को हरा के हमारी मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी को हासिल किया है। आप सभी को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश रणजी टीम के जो कप्तान है वो कौन है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश का देश देश सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक संदर्भ में यदि हम लोग देखें तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। तो हम सभी को पता है कि पहले नंबर का जो राज्य है वो हमारा कौन सा है, राजस्थान है। उसके बाद दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान आता है। लेकिन यदि आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश विभाजन, यानी कि जब 1 नवंबर 2000 को हमारा विभाजन हुआ था, हमसे अलग छत्तीसगढ़ हुआ था, उससे पहले की यदि कोई बात कर ले कि 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में क्या स्थान था, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत नंबर 1 का राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ष 2000 से पहले, क्योंकि तब तक हमसे क्या अलग नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। इसके आगे जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय की मंत्री सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ आपको ये बताना है कि जो सुषमा स्वराज हैं, जो कि अभी जिनका देहांत हो चुका है, जो कि स्वर्गीय हो चुकी हैं अभी, और ये हमारे मध्य प्रदेश के एक कुछ गौरव में जो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश का मान सम्मान गौरव पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बढ़ाया है, उनमें से ये एक हैं। तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था, किस संसदीय सीट का ये प्रतिनिधित्व लोकसभा में करती थी। तो आपको बताना है, देखिए विकल्प आपको दिए हुए हैं, मंदसौर, खंडवा, विदिशा और सीधी।
तो देखिए ये जो थी मध्य प्रदेश की विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर आती थी। और इनके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सुषमा स्वराज एक वकील भी थी, इनकी बेटी भी एक वकील है, इनके हस्बैंड भी एक वकील है, और सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। शीला दीक्षित दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा बार महिला मुख्यमंत्री का पूछा जाए तो 3 बार शीला दीक्षित जरूर चुनाव जीती हैं, लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की अगर पूछी जाए तो सुषमा स्वराज आपको राइट आंसर लगाना है। सुषमा स्वराज का जो वास्तविक जो संबंध है वो हरियाणा से है, ये हरियाणा की रहने वाली हैं, लेकिन इनका जो विवाह हुआ है वो हमारे विदिशा में ही हुआ है और इनका भी स्वर्गवास भी हो चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो पहली सरकार आई थी उसमें इन्होंने बतौर विदेश मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला था। ये विदेश मंत्री थी और बहुत ही अच्छी वक्ता थी, क्योंकि उससे पहले ये लोकसभा में नेता विपक्ष भी रही हैं और इनके भाषणों की चर्चा तो फिर आम ही है। आपको एक बात और बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई थी तो ये उसमें भी मंत्री थी, और आज लोकसभा और राज्यसभा का जो सीधा प्रसारण हम लोग हमारी टीवियों पर देख पाते हैं वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने ही उसको लाइव प्रसारण को चालू करवाया था, जिससे कि देश के जो आम नागरिक है वो लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनका लाइव प्रसारण अपने घरों में अपने टीवियों पर देख सकें। और जब इन्होंने इस चीज़ को आगे किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक स्पीच दी थी, उस स्पीच की कुछ लाइनें मैं आपको बताता हूँ। वो लाइनें ये थी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक मत से गिर गई थी, तो वो स्पीच सभी लोगों ने सुनी थी। उसके बाद वो फिर से चुनाव जीत के आए थे। तो बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो इनके द्वारा हमें दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य कह दिए या फिर आप कह दीजिए मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है शांति सेवा न्याय, या फिर मृदु भावे दीद्रा क्रुधे, या फिर सेवा सुरक्षा शांति, या फिर देशभक्ति जनसेवा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है पर एग्जाम में आया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशभक्ति जनसेवा। ये हमारी मध्य प्रदेश पुलिस का क्या है? आदर्श वाक्य है। चलिए इसके आगे जो अगला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ आपको बताना है कि जो भारतमाला परियोजना है उसका उद्देश्य क्या है। विकल्प आपके सामने है, राजमार्गों का निर्माण करना, सभी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, भारत की नदियों को जोड़ना, या फिर सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना। तो जो भारतमाला परियोजना भी चल रही है, भारतमाला योजना भी चल रही है, इसका जो उद्देश्य वो है राजमार्गों का क्या करना? निर्माण करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार की नई मंजिल योजना, इसमें इंडिया के भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अभी हम स्किप कर देंगे, पर अभी आ गया तो इसको पढ़ लेते हैं। भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है? विकल्प आप सभी लोगों के सामने हैं, ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए सस्ते घर का निर्माण, गरीब बालिकाओं को लैपटॉप प्रदान करना, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण, उसके बाद बृहस्पति ग्रह पे उपग्रह भेजना। तो ये तो बिल्कुल एकदम इलॉजिकल विकल्प होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल का प्रशिक्षण, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अभी हमारे एमपीजीके से फिर से क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो गांवों की संख्या है वो कितनी है? तो विकल्प आप सभी लोगों के सामने है, 5000 से अधिक है, 50,000 से अधिक है, 40,000 से कम है, या फिर 45,001 और 50,000 के बीच में है, या फिर 40,001 और 45,000 के बीच में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 50,000 से अधिक मध्य प्रदेश में क्या है? कुल गांवों की संख्या है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस भारतीय को वर्ष 2017 में विश्व सुंदरी कोष्टक में लिखा हुआ मिस वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था। विकल्प आपके सामने है, स्वाति मुप्पुला सनादुआ, या फिर मुनीषी चिल्लर, या फिर प्रियंका कुमारी। तो सभी को पता है कि वर्ष 2017 में किसको मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था? वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक साधारण सी लड़की मुनीषी चिल्लर को, जिन्होंने हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाने का कार्य किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसके विकल्प आप सभी लोगों के सामने, गंगूबाई हंगल, गिरिजा देवी, लता मंगेशकर, या फिर MS सुब्बलक्ष्मी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? गिरिजा देवी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है?
देखिए कोई सा भी आयोग हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो या फिर कोई सी भी संस्था हो, समिति हो, सभी के अपने अपने क्या होते हैं, एक आदर्श वाक्य होते हैं। चाहे वो महिला आयोग हो, बाल आयोग हो, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो या फिर राष्ट्रीय बालिका आयोग हो, कोई सा भी आयोग हो, सभी के क्या होते हैं अपने, या फिर निर्वाचन आयोग हो, इन सभी के क्या होते हैं अपने अपने आदर्श वाक्य होते हैं। उन आदर्श वाक्यों को भी आपको याद करना है, उनके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनको भी आपको याद करना है और उनकी जो योग्यताएं जो होती है उन सभी को भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य यानी कि उसका आदर्श वाक्य क्या है। पहला जो विकल्प है वो हमें दिया हुआ है भगवान का अपना देश, और दूसरा दिया हुआ है हर चीज़ संभव है, तीसरा दिया हुआ है अतुल्य भारत का हृदय, या फिर चौथा दिया हुआ है समृद्ध वन आवरण भूमि युक्त। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, देखिए विकल्प में ही आंसर छुपा हुआ है अतुल्य भारत का हृदय। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। सोयाबीन का उत्पादन हम लोग बहुत करते हैं, इसीलिए हमें सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ हमारे यहाँ निवास करती हैं, इसीलिए हमें जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये थे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कौन नहीं जानता। नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, और जहाँ पे बबई जो गांव था उसका नाम अभी माखन नगर कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा क्या है प्रसिद्ध ये क्या थे, कवि थे, लेखक थे, पत्रकार थे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनका जो इनके नाम पे जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, इंदौर में है या फिर भोपाल में है। तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है वो हो जाएगा कहाँ पे, हमारा भोपाल में हो जाएगा, क्योंकि डीसीए पीजीडीसीए जो हम लोग अभी करते हैं वो कहाँ से होता है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से ही होता है। हालांकि कई और से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता जो कि जिस यूनिवर्सिटी को दी जाती है वो कौन सी, माखनलाल यूनिवर्सिटी ही है। तो कहाँ पे है ये स्थित, भोपाल में स्थित है। चलिए अगला विकल्प देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है ग्वालियर में, भोपाल में, देवास में या फिर होशंगाबाद में। तो देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल की बात हो रही है तो वो कहाँ हो जाएगा, हमारा होशंगाबाद में हो जाएगा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे हो जाएगा, होशंगाबाद में हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि मध्य प्रदेश के किस शहर में करेंसी नोट प्रेस प्रिंटिंग है, यानी कि जो नोट हमारे बनते हैं, रुपये वाले जो नोट बनते हैं वो कहाँ पे प्रिंट होते हैं, तो वो कहाँ पे होते हैं, देवास में होते हैं। और अखबारी कागज़ की यदि हम लोग बात करें तो कहाँ पे होता है, नेपानगर में होता है। चलिए आगे देखते हैं। मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है। फिर से आ गए हमारे मध्य प्रदेश के गौरव और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की ये लिखी हुई कविताएं हैं। ये उनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपनी 51 कविताओं के बारे में जिक्र किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो गया। इनका संबंध ग्वालियर से रहा है, ग्वालियर के ये सांसद भी बने, उसके बाद ये हमारे देश के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री भी कई बार बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस धर्म के साथ टावर ऑफ साइलेंस संबंधित है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, टावर ऑफ साइलेंस है। तो देखिए फारसी, इस्लाम, बौद्ध या फिर जैन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा टावर ऑफ साइलेंस। देखिए क्या है टावर ऑफ साइलेंस, मुंबई से गोवा के बीच में जब आप जाएंगे वहाँ पे शायद, या मुंबई में ही एक जगह है वहाँ पे स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस फारसी धर्म का वो जगह है जहाँ पे ये लोग अपना क्या करते हैं, अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। और ये चीज़ मैंने भी तब पढ़ी जब साइरस मिस्त्री नामक एक व्यक्ति जो कि संबंधित थे किससे, टाटा की जो कंपनी उनसे संबंधित है, साइरस मिस्त्री, जिनका कार एक्सीडेंट में अभी देहांत हुआ है, वो फारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो शव होता है उसको एक बड़ा सा मकान जैसी कोई चीज़ होती है वहाँ पे उसको ले जाके छोड़ दिया जाता है, और बाद में जो गिद्ध होते हैं वो उसको नोच के उस शव को खाते हैं। ये जो सोर्स है दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी, वहाँ पर मैंने इसको पढ़ा था। तो टावर ऑफ साइलेंस उस जगह को कहा जाता है। उसके बाद में जो हड्डियां होती हैं उनको दफना दिया जाता है। तो ये सभी पंथ, सभी धर्म के अपनी अपनी कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनका वो पालन करते हैं। तो फारसी समुदाय से ये जो बिल्डिंग है टावर ऑफ साइलेंस, ये क्या है, फारसी धर्म से संबंधित है। तो ये क्या थे, कुछ IMP प्रश्न थे, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस जब हम डेली करते जाएंगे, अभी 4 महीने का समय है डेली के, यदि हम 30-35 ऐसे IMP क्वेश्चंस अगर करते जाएंगे तो
120 दिनों में हम सोचिए कितने क्वेश्चंस कर लेंगे। और अगर लगभग 1000 क्वेश्चन भी हमने लगा लिए तो उन 1000 क्वेश्चन में से जो 17 क्वेश्चनों का जो निचोड़ है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।